हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। उससे पहले हमने कुछ बेसिक से जो टॉपिक थे उनके बारे में बात की। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के संरक्षण की बात चल रही है। तो देख लेते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए किस प्रकार से क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बात की प्लांट्स की इम्पोर्टेंस की, और जो एनिमल हैं यानी कि पादप और जंतु हैं उनकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें इनका संरक्षण करना पड़ रहा है। ठीक है, हमने ये कहा कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम हर प्रकार से प्लांट्स पर डायरेक्टली क्या है निर्भर है, चाहे अपने भोजन को लेकर के कहें या अलग अलग जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको लेकर कहें। फिर हमने कहा कि प्लांट्स हमारे, अगर हम देखें तो प्लांट्स क्या है उपयुक्त मात्रा में हमें दिखाई देते हैं, फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि हमें प्लांट्स का कंजर्वेशन करना है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है और वो है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमने क्या किया, जब जंगलों की कटाई की तो उसके कारण हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे उभर करके आई है। फिर क्या हुआ, आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के। क्या आपको कहा गया, आपको ये बताया गया कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं वनों की कटाई के। हमने कहा हमारे पास दो ही रीजन आते हैं किसी भी चीज के, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। यानी कि एक क्या होता है कि जो मनुष्यों के द्वारा जो वहाँ पे एक्ट किया जा रहा है, और दूसरा होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा होगा। अब हमने कहा कि जो मैनमेड होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि जो मनुष्य यहाँ पे वनों की कटाई कर रहा है, क्यों वनों की कटाई कर रहा है, तो यहाँ पे उनकी जो जरूरतें होती है, जैसे कि सबसे पहले कहा गया है कि लकड़ी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसी लकड़ी से बहुत सारे काम वो लोग करते हैं, जैसे कि घर बनाना, जो फर्नीचर होते हैं उन्हें बनाना, और यहाँ पे क्या है ईंधन के रूप में लकड़ी को यूज करना। तो सबसे पहले क्या है कि वुड को ऑब्टेन करने के लिए। फिर दूसरा है कि जो लकड़ी है उसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में अभी भी आप गांव में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ पे जो खाना बनता है वो लकड़ियों के द्वारा ही वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट कहा गया है ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। अब हमने कहा था कि जो भी हम पेपर देखते हैं, चाहे आपकी कॉपी है, आपकी बुक है, जितने भी प्रकार की आपकी कॉपी होती हैं, वो सारी किससे बन रही हैं, पेड़ों से ही बनती है। यानी जो पेपर का निर्माण होता है वो यहाँ पे किससे हो रहा है, पेड़ों से हो रहा है, तो उसके लिए भी पेड़ों की कटाई हो रही है। नेक्स्ट हमने कहा ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्या देखिए, आपने देखा, हमने कहा कि हमारे कंट्री में कहिए या फिर पूरे विश्व में कहिए, जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। जब यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या है, आवश्यकताएं भी बढ़ेंगे। हमने कहा एक परिवार में पहले 4 लोग रहते थे, अब उसी परिवार में 8 लोग हो गए हैं, तो क्या होगा, भोजन की आवश्यकता बढ़ेगी, और जो भी वहाँ पे क्या है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो रहने का होगा, खाने का होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जॉब होगा, सब चीज की वहाँ पे आवश्यकता बढ़ेगी, और उनमें सबसे मुख्य क्या होता है, भोजन यानी कि फूड। अब अगर लोग बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा खेत चाहिए, हमें ज्यादा ऐसी जमीन चाहिए कि जहाँ पे हम खेती कर सकें। हमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, जो जंगल है जंगलों की कटाई करेंगे, और वहां पे क्या करेंगे, अब जो फसल है उसका उत्पादन शुरू करेंगे। ये भी एक मेन रीजन है वनों की कटाई का। और आपको नेक्स्ट बताया गया है गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड एंड डैम्स एक्सेट्रा। अब क्या है, लोग ज्यादा हैं तो उनके रहने के लिए भी क्या चाहिए, अब आवास की आवश्यकता होती है, घरों की आवश्यकता होती है, हॉस्पिटल चाहिए होंगे, स्कूल चाहिए होंगी, फैक्ट्रीज चाहिए होंगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये सारे आपको रीजन बताए गए हैं कि इन्हीं रीजन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही है। अगर हम नेचुरल कॉज की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, फॉरेस्ट फायर आता है, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है, या फिर सूखा पड़ने की जो स्थिति होती है उसमें भी क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा सबसे पहले हमने जाना कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं।
सेकंड हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं, लेकिन क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ रही है। हमने कहा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वनों की कटाई हो रही है, और जब वनों की कटाई हुई तो प्लांट और एनिमल दोनों ही प्रकार की स्पीशीज पे यहाँ पे क्या प्रभाव देखने को मिला। और किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला, हमने कहा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला है। क्या क्या उसके रीजन थे वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब जब क्या हुआ यहाँ पे, हमने कहा कि जो जो रीजन थे जिसमें हमने क्या कहा कि वनों की कटाई क्यों हो रही है, आपने कारण देखा। जब आपने कारण देखा तो आपने प्रभाव भी देखा। क्या क्या आपने प्रभाव देखा, आपने कहा पोल्यूशन लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, CO2 का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। जब CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ेगी। फिर हमने कहा कि जो ग्राउंड वाटर है यानी कि भूमिगत जल है, उसकी जो मात्रा है वो कम यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो नेचर है उसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस आएगा। चाहे वो वाटर साइकिल की बात चल रही हो, चाहे वो गैसेस हो, तो सब में क्या है, यहाँ पे डिस्टरबेंस आ जाता है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो वर्षा हो रही है, रेनफॉल है, उसमें कमी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और इन सभी के कारण यहाँ पे क्या है, सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी सूखे की, कि सूखा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने किसकी बात की, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की भी बात की थी। नेक्स्ट हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की। हमने क्या देखा, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इस स्थिति को हमने क्या कहा था, ग्लोबल वार्मिंग कहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आया था वो आया था कंजर्वेशन। अब क्या होता है कंजर्वेशन, अभी तक आप समझ रहे हैं। हमने कहा कि कोई भी चीज हमारे पास थोड़ी सी है, अब आपको क्या करना है, उस चीज को बचाना है। आप नहीं चाहते कि वो चीज खत्म हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे संरक्षित करके रख देते हैं, उसे बचा करके रख देते हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं, संरक्षण कह रहे हैं। तो क्या हमने कहा कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि क्या बात की, हमने कहा संरक्षण को प्रजातियों जैसे पौधे और जानवरों दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स हम दोनों के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विविधता की सुरक्षा और रखरखाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है कंजर्वेशन इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड रिस्टोरिंग हैबिटाट्स, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एनहांसिंग इकोसिस्टम। आपको क्या बताया गया, संरक्षण में प्रजातियों के को विलुप्त होने से बचाना और उनके आवासों को बहाल करना, वनों की कटाई को रोकना और पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाना शामिल है। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, देखिए हमने कहा कि जब वनों की कटाई हो रही है तो यहाँ पे अब दोनों ही स्पीशीज आ जाती हैं। प्लांट्स को हम ऐसे ही काट रहे हैं, लेकिन जो उनका आवास था, वो जंगल जिनके आवास थे, जो जंतु थे, उनको भी आवास का खतरा यहाँ पे हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो जंतु हैं वो विलुप्त होने लगते हैं। तो कंजर्वेशन में हमने क्या करना है, हमने दोनों ही स्पीशीज को बचाना है, चाहे प्लांट है चाहे यहाँ पे क्या है, एनिमल है। नेक्स्ट हमने कहा टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज डिफॉरेस्टेशन। यानी कि आज मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है, वो है वनों की कटाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता की। तो क्या होती है जैव विविधता, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैव विविधता की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की। तो क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि हर एक चीज में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। यानी कि कोई भी एक चीज है उसके अलग अलग जो रूप हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी जो देखने को मिलती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, वैरायटी कह रहे हैं या डाइवर्सिटी कह रहे हैं। अगर यही डाइवर्सिटी, यही विविधता, यही अलग अलग रूप हमें किस में देखने को मिले, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। जहाँ पे भी बायो शब्द आता है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जीवन से संबंधित है। और डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, यानी कि जो जीव हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है,
उनमें जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला एग्जाम्पल हम प्लांट्स का लेते हैं, तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, हमने कहा है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ में फूल आ रहे हैं, कुछ में फूल नहीं आ रहे हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, पानी में रह रहे हैं, और कुछ जमीन पे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग वेराइटी दिख जाएगी। आप एक प्रकार का प्लांट ये भी है और एक प्रकार का ये भी है। इसमें आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेम यही बात अगर हम जंतुओं में करें, हमने कहा ये सारे क्या है, कोई तो यहाँ पानी में रह रहा है और कोई यहाँ पे क्या रहता है, स्थल में रहता है, ठीक है। कोई कैसे कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपने क्या देखा कि यहाँ पे सूक्ष्म जीव से लेकर के एक बहुत विशालकाय जीव तक पाए जा रहे हैं। क्या है, वैरायटी पाई जा रही है, अलग अलग वैरायटी पाई जा रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, हमने कहा द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने कहा प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या सूक्ष्म जीव हो, हमें अलग अलग वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जैव विविधता कह रहे हैं। इन अनदर वर्ड्स इट रेफर्स टू वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि ये क्या कर रहा है, जीवन के बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्या होती है, जीवों में यहाँ पे विविधता पाई जाती है। Any living things including plants, bacteria, animals and humans included in the term biodiversity. Biodiversity में हर एक वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो लिविंग है। आप बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आप बात करें किसी क्या है जो वाटर में रहने वाले जो भी जंतु हैं यहाँ पे, या स्थल में रहने वाले जंतु हैं, या फिर कोई सूक्ष्म प्लांट से लेकर के विशाल काय पेड़ तक की हम बात कर रहे हैं, सारा किस में इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है फ्लोरा एंड फौना। अभी तक हम प्लांट्स एनिमल्स की ही बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स को हम कुछ और टर्म्स से यूज करेंगे और एनिमल्स को कुछ और टर्म्स से यूज करेंगे। यानी कि आपके पास क्या है, फ्लोरा और फौना, दो नए शब्द यहाँ पे आते हैं। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं, आप पढ़ेंगे। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज। कुछ ऐसे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी, जैसे हम प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कोई प्लांट्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है। क्यों पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, क्योंकि उसे विशिष्ट तापमान की आवश्यकता है, विशिष्ट उसे क्या है, जो वहाँ पे डे लेंथ है उसकी आवश्यकता है, ह्यूमिडिटी हो गई है, वहाँ पे रेनफॉल हो गया है, सारी क्या है, उसे विशिष्ट परिस्थितियों की वहाँ पे आवश्यकता है। और अगर उस प्लांट को हम किसी अलग वातावरण में वहाँ पे अगर उसे कल्टीवेट करेंगे तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है दे मे नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन अदर लोकेशन। यानी कि अगर हम प्राकृतिक रूप से किसी दूसरी लोकेशन पे उसे उगाने की कोशिश करें तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा गया है द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया रेफर टू एज द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। अब आपको क्या कहा गया है कि हमने कहा कि कोई एक क्या है, विशिष्ट स्थान है और वहाँ पे कोई प्लांट पाया जा रहा है, वो उसी स्थान में उगता है, किसी दूसरे स्थान में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस प्लांट को, उस एरिया का हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। इजी है, फ्लोरा फ्लावर से आप याद रख सकते हैं कि फ्लावर कहाँ पे होते हैं, हमने कहा प्लांट्स में होते हैं। तो फ्लोरा को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि आपने क्या देखा, अलग अलग एग्जाम्पल देखे। ये क्या है, फ्लोरा है पंचमरी बायोस्फीयर के। ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ पे टीक हो गया है, जामुन हो गया है, या फर्न्स हो गए हैं, या फिर मैंगो हो गया है, ये सारे किसके फ्लोरा हैं, पंचमरी के फ्लोरा है।
अब क्या होता है पंचमरी बायोस्फीयर, क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि जो पंचमरी बायोस्फीयर है उसके जो फ्लोरा है उनके एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आते हैं। आप समझ चुके हैं फ्लोरा किसे कह रहे हैं। हमने कहा कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई विशिष्ट स्थान है, और कोई जो पौधे होते हैं वो उसी स्थान पे उगते हैं, उसके अलावा और कहीं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस स्थान का फ्लोरा हम कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल की। हमने कहा एंड द एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया रेफर टू एज फौना। सेम बात किस पे लागू हो रही है, एनिमल्स पे लागू हो रही है। हमने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे हम उस स्थान का क्या कहेंगे, फौना कहेंगे। तो फ्लोरा हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट की, और फौना हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द flora and fauna refer to plants and animals that grow naturally in that region। हम कह रहे हैं कि फ्लोरा और फौना हम उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं जो किसी विशिष्ट स्थान पर नेचुरली स्वाभाविक रूप से क्या रहते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, चीता हो गया है, वॉल्फ हो गया है, लियोपार्ड हो गया है, यहाँ पे ब्लू बुल हो गया, ये सारे क्या हैं, आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की। आपको क्या बताया गया है, जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके फ्लोरा आपको बताए गए हैं और उसके फौना आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, देखिए। हमने कहा कुछ पौधे और जानवर विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, उन्हें जो क्लाइमेट चाहिए वो क्या है, पर्टिकुलर उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को उस क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है, या उस क्षेत्र की हमने क्या कहा, फ्लोरा कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे सागौन, जामुन, फर्न, साल, आम और अर्जुन क्या है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की वनस्पतियां यहाँ पे आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है और जो जानवर किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रहते हैं उन्हें उस क्षेत्र का जीव जंतु कहा जाता है या फिर फौना कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको कहा गया है इस प्रकार वनस्पति और जीव जंतु उन पौधों और जानवरों को संदर्भित करते हैं जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। चीता हो गया है, भेड़िया, तेंदुआ, चिंकारा, नील बैल, भौंकने वाला हिरण और जंगली कुत्ता पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के जीवों के उदाहरण हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि फौना किसे कहते हैं, फ्लोरा किसे कहते हैं। आपके पास एक बायोस्फीयर का एग्जाम्पल है, वो है पंचमरी, और आपने देखना है कि वहाँ पे कौन से फ्लोरा और कौन से फौना पाए जाते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, जहाँ पे आपको फ्लोरा में एक प्लांट की इमेज दिखाई गई है और फौना में आपको एनिमल्स की यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरा को फ्लावर से कंपेयर करके आप ये पता लगा सकते हैं फ्लोरा हम किसके लिए कह रहे हैं। हमने कहा प्लांट्स की बात हो रही है, और फौना हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको बताती है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। तो डिफरेंस आपको पता चल गया है फ्लोरा और फौना में। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने कहा फ्लोरा, द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा, एग्जाम्पल है साल हो गया है और यहाँ पे बनियान हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें, फ्लोरा इज नॉन मोटाइल, क्या कह रहे हैं कि जो फ्लोरा है वो नॉन मोटाइल है। हम जानते हैं कि मूवमेंट नहीं पाई जा रही है, आपने पेड़ों को कभी चलते हुए नहीं देखा होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्लोरा क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी कि वो एक ही जगह पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एंड सिंथेसाइज्ड इट्स ऑन फूड, और अपने भोजन का क्या करेंगे, स्वयं निर्माण करेंगे। सेम वही डिफरेंस आपको बताया गया है जो हम नेचुरली पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, फ्लोरा और फौना जो अलग अलग वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे पादप और जंतुओं से बहुत अलग नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये क्या है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही पाए जाते हैं, एक विशिष्ट जगह पर ही पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या नाम दे दिया है, फ्लोरा और फौना का नाम दे दिया है। अगर बात करें फौना की, हमने कहा द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फौना, एग्जाम्पल है डियर हो गया है, पांडा हो गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो फौना है वो मोटाइल है, जो जंतु आपने देखे होंगे, जंतु क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजिली अप डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कहा गया है एंड कांट मूव फ्रॉम वन
एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और क्या है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस है जो आप पहले से जानते थे। हमने कहा कि जो फ्लोरा है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, और फौना क्या है, यहाँ पे मोटाइल होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, हमने कहा कि जो फ्लोरा है वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, अपने भोजन का फॉर्मेशन खुद कर पा रहा है, और फौना क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह इजिली जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने भोजन की खोज में और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे क्या रहता है, ये आश्रित रहता है। तो ये है हमारे पास जो बेसिक से डिफरेंस आते हैं फ्लोरा और फौना में। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है बायोस्फीयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है क्या होता है बायोस्फीयर। सबसे पहले तो आपने जब शब्द को देखा तो बायोस्फीयर क्या है, फिर से दो पार्ट से मिलकर के बना है, बायो प्लस स्फेयर। बायो का मतलब फिर से क्या होगा, लिविंग से रिलेटेड होगा। स्फेयर का मतलब होता है, हम क्या लेते हैं, हमने कहा बायोस्फीयर का जब भी आप नाम लेंगे, हमने कहा वो स्थान जहाँ पे क्या है, जीवन पाया जा रहा है। ठीक है, जीवन पाए जाने का क्या मतलब है, यानी कि वो स्थान जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए हैं या माइक्रोब्स हो गए हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पे इजीली रह पाते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि बायोस्फीयर वो है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, तो क्या हमारी जो अर्थ है उसे हम बायोस्फीयर कह सकते हैं? तो हमने क्या देखा, जो हमारी अर्थ है वहाँ पे जीवन पाया जा रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर भी कह रहे हैं। तो अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो बायोस्फीयर वो जगह होती है या फिर वो स्फीयर जहाँ पर जीवन पाया जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। तो क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा द पार्ट of the earth in which living organism exist or that support the life is known as biosphere। यानी कि वो स्थान जो क्या कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे जीवन पाया जा रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, किसी भी फॉर्म में अगर वहाँ पे जीवन पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने देखा कि जो जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो उससे पहले की जो हमारी अर्थ थी वहाँ पे क्या था, उसे हम बायोस्फीयर नहीं कह रहे थे, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जीवन नहीं पाया जा रहा था। जैसे जैसे क्या है, अर्थ पे जीवन शुरू हुआ तो हमने उसे क्या कहा, बायोस्फीयर कहना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आती है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने कहा कि अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स की, यानी कि हमने एनिमल्स को देखा, और एनिमल्स में हमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मिले। हमने कहा कि यहाँ पे कोई सूक्ष्म जीव भी होता है, यहाँ पे जलीय भी जीव भी होते हैं, और यहाँ पे हाथी जैसे विशालकाय जीव भी पाए जा रहे हैं। प्लांट्स भी सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। प्लांट्स में भी हमने कहा कि कुछ ऐसे पौधे भी होंगे, ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हमने देखे। हमने लाइफ स्पैन के बेसिस पे भी देखा कि किन्हीं की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, किन्हीं की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की पूरी डाइवर्सिटी को हमने क्या कहा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का हमने कहा, इट रेफर्स टू द वेराइटी और ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट ऑन द अर्थ, देयर interrelationships and their relationship with the environment it includes variety of plants, animals and microorganisms। क्या बातें अभी तक हमने की हैं, यहाँ पे हमने बात की है अभी तक यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में। आपको बायोस्फीयर की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए, ऐसा प्लेस जो कि क्या कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म में है चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म में है, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर यहाँ पे कहेंगे। आपके पास एक मैप आपको दिखाया गया है, और आपको यहाँ पे अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है। यानी कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें हम क्या कर देते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। अब इन स्थानों में क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं उनका हस्तक्षेप या तो बिल्कुल मना ही होती है वहाँ पे, यानी कि या तो हम बिल्कुल भी वहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, और किन्हीं में अगर होती भी है तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि रूल्स कैसे होंगे, अब वहाँ पे आप प्लांट्स को नहीं काट पाएंगे, जो वहाँ पे जंतु पाए जा रहे हैं, जीव जंतु, उनकी हत्या आप नहीं करेंगे, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का प्रदूषण संबंधी कोई भी एक्ट वहाँ पे नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बायोस्फीयर है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट करनी है। चलिए, सो क्लास आज हमने पढ़ा है यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।